हेलो एवरीवन, दिस इज लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को रेडी करने के लिए एक 7 मेंबर की टीम गठित की थी। तो दोस्तों, उस टीम ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को रेडी कर लिया है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इस ड्राफ्ट में एडवोकेट के सुरक्षा के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2021 वस्तुओं और कारणों का विवरण। पहला पॉइंट है दोस्तों, अधिवक्ताओं द्वारा अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमले, आपराधिक बल, धमकी और धमकी की हालिया घटनाएं खतरनाक ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति और अधिवक्ताओं द्वारा अपने ग्राहकों को पेशेवर सेवाएं प्रदान करने में कमियां के अलावा अधिवक्ताओं के मन में भय की गहरी भावना पैदा हुई है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, अधिवक्ताओं को कथित हमलों, आपराधिक बल, धमकी और धमकियों से बचाने के लिए कानून के तहत विचार किए गए अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अधिवक्ताओं की रक्षा के लिए एक कानून बनाना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, यह 8वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के अनुरूप है। आगे दोस्तों, अपराध की रोकथाम और अपराधियों का उपचार। हवाना, क्यूबा, 27 अगस्त 7 सितंबर 1900 तक, जिसमें भारत एक भागीदार था, जहां उसने इसे अपनाया है। वकीलों की भूमिका और बुनियादी सिद्धांत घोषणा के खंड 16 से 18 वकीलों के कामकाज के लिए गारंटी जो इस प्रकार है से संबंधित है। खंड 16 दोस्तों, सरकारें वकील को यह सुनिश्चित करेंगी कि वह अपने सभी पेशेवर सेवाओं कार्यों को बिना किसी धमकी, बाधा, उत्पीड़न या अनुचित हस्तक्षेप के करने के में सक्षम है। वह अपने देश और विदेश दोनों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और अपने ग्राहकों के साथ परामर्श करने में सक्षम हैं तथा उन्हें मान्यता प्राप्त पेशेवर कर्तव्यों, मानकों और नैतिकता के अनुसार की गई किसी भी कार्रवाई के लिए अभियोजन या अधिवक्ता आर्थिक या अन्य प्रतिबंधों से पीड़ित या धमकी नहीं दी जाएगी। खंड 17 दोस्तों, जहां वकीलों की छुट्टी के परिणाम स्वरूप उनकी सुरक्षा को खतरा है, कर्तव्य उन्हें अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अटैक जो एडवोकेट पे होता है, जो कोर्ट से अगर वो बाहर आते हैं उसके दौरान उन पर बहुत ज़्यादा अटैक होता है, तो उसका भी जिक्र खंड 17 में किया गया। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर 4 की तरफ। हरिशंकर रस्तोगी बनाम गिरधर शर्मा के मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1978 SCC 165 ने देखा है कि वास्तव में बार न्याय प्रणाली का एक विस्तार है। एक वकील अदालत का एक अधिकारी होता है, वह एक विशेषज्ञता का मास्टर है, लेकिन अदालत के प्रति जवाबदेह और शासित से अधिक है। एक उच्च पेशेवर नैतिकता द्वारा न्यायिक प्रक्रिया की सफलता अक्सर कानूनी पेशे की सेवाओं पर निर्भर करती है। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एडवोकेट जो हैं वो कोर्ट के अफसर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पर। एक और मुद्दा जो प्रचलित प्रतीत होता है वह यह है कि अधिवक्ता अपने पेशेवर कर्तव्यों के उचित निर्वहन में प्रतिद्वंदी पक्षों द्वारा दुर्भावनापूर्ण और तुच्छ अभियोजन के खतरे का भी सामना करते हैं, जिसका उद्देश्य हस्तक्षेप करना भी है। अपने कर्तव्यों का पालन करना, न्याय के प्रशासन में ही हस्तक्षेप करना। 6 पॉइंट है दोस्तों, अधिवक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली एक और बाधा उनके द्वारा बंदियों या गिरफ्तार या कैद व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व करने से उत्पन्न होती है। कई मामलों में यह देखा गया है कि कथित अपराध का पता लगाने को आसान बनाने के लिए अधिवक्ताओं के विशेषाधिकार प्राप्त संचार के बारे में पूछताछ की जाती है। हालांकि यह कानूनी पेशे के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और उस पवित्रता का उल्लंघन करता है जिसे कानून अधिवक्ता को
ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त संचार या सामग्री के संबंध में बनाए रखने का आदेश देता है। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने देखा गया है। न्यायाधीशों और वकीलों की स्वतंत्रता पर संकल्प HRC IS 29(6), जिसमें इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वकीलों के ग्राहकों के साथ संचार में गोपनीयता का सिद्धांत है, उल्लंघन किया गया है और उन्हें अपने ग्राहकों और दस्तावेजों तक मुफ्त पहुंच से वंचित कर दिया गया है, या निम्नानुसार तय किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी राज्यों से मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने वाले वकीलों की निर्भरता की गारंटी देने का आह्वान किया गया है। इन मान अधिकारों के रक्षकों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करें और उनके अनुसार अपने कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करें, जिसमें प्रभावी विधायी, देर से प्रवर्तन और अन्य उचित उपाय शामिल हैं, जो उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप, उत्पीड़न, धमकियों या किसी भी प्रकार की धमकी के अपने पेशेवर कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। 7वां है दोस्तों, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि अधिवक्ता न्याय के प्रशासन और कानून के शासन के अंतिम कारण के लिए बिना किसी डर या बाहरी प्रभाव के पेशेवर सेवाएं प्रदान कर सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2021। पहली पॉइंट है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इस विधेयक को अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2021 कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसका विस्तार पूरे भारत में है। तीसरा है यह उस तारीख को लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है दोस्तों, दूसरी है परिभाषाएं। परिभाषा का पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। ये है हिंसा का कार्य किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी मुकदमे के निष्पक्ष और निडर आचरण की प्रक्रिया को पूर्वाग्रह या पटरी से उतारने के इरादे से किसी भी वकील के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को संदर्भित करता है, जिसमें ऐसा वकील है कार्यवाही के परिणाम के प्रतिशोध के कार्य या लगे हुए हैं। उपरोक्त किसी भी मंच से पहले और इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। पहला उत्पीड़न, दूसरा है जबरदस्ती, तीसरा है हमला, आपराधिक बल या धमकी को प्रभावित करना। ऐसे अधिवक्ताओं के रहने या काम करने की स्थिति और उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना। नुकसान, चोट या तो गंभीर या साधारण, या ऐसे अधिवक्ताओं के जीवन के लिए खतरा या तो न्यायालयों के परिसर के भीतर या अन्यथा किसी भी तरह से जबरदस्ती प्रकट करने या भाग लेने के लिए एक वकील का विशेषाधिकार प्राप्त संचार या सामग्री के साथ, जिसे ऐसा अधिवक्ता कानून के तहत विश्वास में रखने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, किसी अधिवक्ता का प्रतिनिधित्व न करने या अपनी वकालत वापस लेने या कार्य करने, याचना करने या पेश होने के लिए किसी भी तरह से जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। आगे दोस्तों, किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष एक ग्राहक की ओर से किसी भी संपत्ति या दस्तावेज या सामग्री को नुकसान या क्षत जो कि वकील कानून के तहत रखने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अपमानजनक भाषा का प्रयोग और अर्ध न्यायिक कार्रवाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। अधिवक्ता का वही अर्थ होगा जो धारा के तहत प्रदान किया गया है। 2 की उपधारा 1A अधिवक्ता अधिनियम 1961 में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का लेकिन विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिवक्ता अधिनियम 1961, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट प्लेस ऑफ प्रैक्टिस सत्यापन नियम 2015 और भारतीय दंड 1860। नेक्स्ट पॉइंट है अपराधों के लिए दंड।
पहला है अपराधों के लिए दंड का पहला पॉइंट है, जो कोई भी किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ उपधारा 2 के तहत कवर की गई गंभीर चोट को छोड़कर हिंसा के कार्य को करने के लिए उकसाता है या करता है, वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो हो सकती है 5 साल तक और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि अधिवक्ता को अगर कोई भी चोट या कोई भी पहुंचाएगा तो उसको सज़ा का प्रावधान है। अपराधों के लिए दंड का दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, जो कोई इस अधिनियम के तहत पहले से ही किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है, वह दूसरे या बाद के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, वह कारावास से दंडनीय होगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जो 10 साल तक हो सकता है, और जुर्माना जो हो सकता है 2 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता। यहाँ पर दोस्तों दुगना कर दिया गया है। अगर वकील को कोई भी नुकसान, चोट या कोई भी कुछ पहुँचाएगा तो उसको, अगर दूसरी बार दोषी होगा तो उसको दुगना सज़ा होगी और दुगना जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, 4 पॉइंट की तरफ बढ़ते। मुआवजा का पहला पॉइंट है, धारा 3 के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई सज़ा के अलावा इस तरह से दोषी ठहराया गया व्यक्ति मुआवजे के रूप में भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो कि किसी वकील के खिलाफ हिंसा के किसी भी कार्य के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है मुआवजा का दोस्तों, इसके तहत धारा 6 के तहत एक अपराध के कंपाउंडिंग के बावजूद किसी भी संपत्ति को नुकसान या नुकसान के मामले में मुआवजा क्षतिग्रस्त संपत्ति से उचित बाजार मूल्य की राशि या नुकसान का दुगना होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। अगर कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा एडवोकेट के जो भी प्रॉपर्टी, संपत्ति या जो भी, तो उसको दुगना जो है जुर्माना देना पड़ सकता है, जैसा भी न्यायालय उस समय निर्णय करेगा। मुआवजा का तीसरा पॉइंट है दोस्तों, उपधारा 1 और 2 के तहत दिए गए मुआवजे का भुगतान करने में विफलता पर ऐसी स्थिति राजस्व असूली अधिनियम 1890 के तहत भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। 5th पॉइंट है दोस्तों, अपराध की प्रवृत्ति और न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी। 1st पॉइंट है दोस्तों, धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे। धारा 3 के तहत दर्ज किसी भी मामले की जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। आगे दोस्तों, पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का ना हो। धारा 3 के तहत मामले की जांच एक अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के 30 से 30 दिन के अंदर जिला एवं सत्र न्यायालय से कमतर कोई भी न्यायालय अपराध का विचारण नहीं करेगा। धारा 3 के तहत दंडनीय। ठीक है दोस्तों, धारा 3 के अधीन किसी भी मामले की प्रत्येक जांच या विचारण में कार्रवाई यथासंभव शीघ्रता से आयोजित किया जाता है और विशेष रूप से जब परीक्षा साक्षी की एक बार शुरुआत हो गई है वही दिन प्रतिदिन जारी रहेगा जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की परीक्षा नहीं हो जाती है, जब तक कि न्यायालय अगले दिन के बाद या स्थगन आवश्यक पाता है। दर्ज की जाने वाली कारणों के लिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि जांच या परीक्षण 1 वर्ष के अवधि के भीतर समाप्त हो जाता है, बशर्ते कि जहां परीक्षण उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है। न्यायाधीश ऐसा न करने के कारणों को अभिलिखित करेगा, बशर्ते यह भी कि उक्त अवधि को आगे इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अवधि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, लेकिन 6 महीने से अधिक नहीं। 6 पॉइंट है दोस्तों, अपराधों का कंपाउंडिंग। जहां किसी व्यक्ति पर धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, ऐसे अपराध को न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा कंपाउंड किया जा सकता है जिसके खिलाफ हिंसा का ऐसा कार्य किया गया है। 7वां दोस्तों, पुलिस सुरक्षा। पुलिस सुरक्षा का पहला पॉइंट है, कोई भी अधिवक्ता जो हिंसा के कृत्य या शिकार होने की धमकी के तहत उस राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन करने पर जिसके भीतर वह पंजीकृत है,
उस अवधि के लिए पुलिस सुरक्षा का हकदार होगा, जिसे न्यायालय ठीक समझे कानून का अभ्यास करे। इसमें दोस्तों पुलिस प्रोटेक्शन का भी प्रावधान है। वकील को अगर कोई धमकी दी जाती जान से मारने या कुछ का, तो जहाँ पर वो इनरोलमेंट है जिस स्टेट बार में, वहाँ पे जो भी उच्च न्यायालय है उससे आवेदन करने पर उसको पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। इसका भी प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, पुलिस सुरक्षा का दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक उच्च न्यायालय धारा के तहत आदेश पारित करने से पहले 7 की उपधारा 1 ऐसी अधिवक्ता के व्यक्तिगत पूर्वोत्तर की जांच करना जिसमें उसका आपराधिक रिकॉर्ड और ऐसी कोई अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है जिसकी आवश्यकता ऐसे अधिवक्ता के चरित्र और आचरण और आवेदन की प्रामाणिकता से खुद को संतुष्ट करने के लिए है। धारा के तहत दायर 7 की उपधारा 1 का तीसरा पॉइंट है, जहां कहीं भी अधिवक्ता को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है, पुलिस अधीक्षक ऐसी सुरक्षा को वापस लेने, कम करने या बंद करने का निर्णय लेने से पहले मामले को जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार या अधिवक्ता के मामले में समान रूप से संदर्भित करेगा। उनकी सहमत के लिए उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाने उच्च न्यायालय के महापंजी। चौथा पॉइंट है दोस्तों, पुलिस अधीक्षक द्वारा वापस लेने, कम करने का कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा या अधिवक्ता को प्रदान की गई सुरक्षा को बंद कर दे जब तक कि इस संबंध में अधिवक्ता को पहले 1 सप्ताह का नोटिस नहीं दिया जाता है। 8वां है, संस्था का अधिकारी समझा जाने वाला अधिवक्ता पुलिस सहित न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष पक्षकार के लिए पैरवी करने वाला अधिवक्ता ऐसी संस्था का अधिकारी समझा जाएगा और ऐसी संस्था के अन्य अधिकारियों के लिए उपलब्ध समान उपचार का विस्तार किया। 9वां, अधिवक्ताओं द्वारा कर्तव्यों के उचित संचालन में कार्रवाई का संरक्षण। तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून में किसी भी बात के विपरीत होने के बावजूद किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई ऐसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं होगी जो इस तरह के कर्तव्यों के उचित संचालन में सद्भावनापूर्वक की गई हो या करने का इरादा हो। इस अधिनियम और किसी भी नियम के प्रावधानों के अनुसरण में अधिवक्ता आदेश, अधिसूचना के तहत या किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्देश के तहत जो अधिवक्ताओं को निर्देश देने के लिए सशक्त है। 10वां पॉइंट है दोस्तों, अधिवक्ताओं का दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का पहला पॉइंट है, जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिवक्ता के खिलाफ स्थापित कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई अदालत द्वारा ऐसी कार्रवाई की सुनवाई करने वाली प्रकृति में कष्टप्रद है या निष्पक्ष और निडर आचरण की प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित है। किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी मुकदमेबाजी में जिसमें ऐसा अधिवक्ता शामिल है या उपरोक्त किसी भी मंच के समक्ष कार्रवाई के परिणाम के प्रतिशोध का कार्य है, उक्त कार्रवाई को लागत के साथ खारिज करने के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरा पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को एक अधिवक्ता के खिलाफ कष्टप्रद या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई शुरू करने के लिए मुआवजे के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो राशि 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा। 11वां पॉइंट है दोस्तों, विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले लोक सेवक के मामले में ज़बरदस्ती के बारे में अनुमान। कानूनी व्यवसायी के संचार जब भी किसी भी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 के अध्याय के तहत जांच की सख्त या किसी अन्य कानून के तहत हिरासत, गिरफ्तारी और जांच की ऐसी अन्य सख्तियाँ या किसी कानून के तहत ऐसा कार्य करने का तात्पर्य है अपनी जांच में विशेषाधिकार प्राप्त संचार या सामग्री के कब्जे में पाया जाता है या इसका उपयोग पाया जाता है, जिसे एक वरिष्ठ वकील या किसी अन्य कानूनी व्यवसायी से प्राप्त किया जा सकता है जो विधि के पेशे का विधिवत अभ्यास कर रहा है, या माना जाएगा कि ऐसा विशेषाधिकार
प्राप्त संचार या ऐसे लोक सेवक द्वारा जबरदस्ती से सामग्री प्राप्त की गई थी। 12 पॉइंट है दोस्तों, अधिनियम किसी भी अन्य कानून के अवमान में नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधान इसके अतिरिक्त होंगे और इनके अल्पीकरण में नहीं होंगे। किसी अन्य कानून के प्रावधान जो फिलहाल लागू हैं। 13 है दोस्तों, नियम बनाने की सख्त की पहला पॉइंट है दोस्तों, केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाए। यह कार्य। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जबकि यह कुल 30 दिनों के अवधि के लिए शस्त्र में है, जो एक शस्त्र में या दो से अधिक लगातार शस्त्र और यदि शस्त्र के तुरंत बाद या पूर्वोक्त शस्त्रों के तुरंत बाद शस्त्र की समाप्ति से पहले दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाना जाना चाहिए, तो नियम उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभाव होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसा भी मामला हो, हालांकि ऐसा कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। 14 दोस्तों, अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का आवेदन इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर आपराधिक संहिता के प्रावधान प्रक्रिया 1973-74 का 2 जमानत और बॉन्ड और अपील के प्रावधानों सहित न्यायालय के समक्ष कार्रवाई पर लागू होगा। दोस्तों, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का जो पूरा ड्राफ्ट है मैंने आपको पढ़कर बताया। अगर ये आपको लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लेटेस्ट और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।